श्री रामकृष्ण पांडे ने ये फरसा देकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। श्री रूपेश मिश्रा जी, श्री रूपेश, श्री जनपद सिद्धार्थनगर की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि को माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य सेक्टर प्रभारी द्वारा बड़ा माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सभी सम्मानित नेतागण, श्री कन्हैया प्रसाद कनौजिया जी, प्रत्याशी कपिल वस्तु, श्री राधाराम त्रिपाठी जी, प्रत्याशी शोहरतगढ़, श्री राधेश्याम पांडे जी, प्रत्याशी बांसी, श्री कल्पनाथ बाबू जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल, तथा श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो कई मंत्रालय देखते थे, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, माताएं, बहनें और मीडिया के साथी भाइयों, 3 दिन बाद चुनाव में आपको अपना निर्णय लेना है। आपको ये तय करना है कि हमें अपनी पार्टी बनानी है, अपना भविष्य सुधारना है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुधारना है, या इनको अंधकार में डाल देना है, और या अपने इस क्षेत्र का एक उत्थान चाहते हैं। ये पावन जो जगह स्थल है जहां आज हम लोग हैं, भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध की जो आज धरती पर हम लोग हैं, इसको किसने सुधारने का काम किया? यहाँ पर किसने काम करने का काम किया? उत्तर प्रदेश में विकास देने के किसने काम किया? उत्तर प्रदेश को विनाश में ले जाने का काम किन लोगों ने किया? इन सब चीजों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप ही आपके सामने खुद का निर्णय आ जाएगा कि आप खुद सोच लेंगे कि अकेली एक पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में सोचती है, और सोचती कहती ही नहीं है बल्कि अमली जामा भी पहनाने का काम बहन मायावती जी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में करके दिखाया। याद करिए किस तरह से 2003 और 7 के बीच में चारों तरफ उत्पात मचा हुआ था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी जब भी आती है, 12 में आई और बढ़ा दिया, 7 के पहले 3 से 7 थी, तब भी गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार और दंगे फसाद, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आम चीज होती है। और जिस तरीके से इन लोगों ने 2003 से 7 में किया और फिर 12 से लेकर 17 में किया, ये किसी से छिपा नहीं। 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराए, आपस में लड़ाने का काम, और आपस में लड़ाने का काम किसके साथ मिलकर के? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के योजना बनाते हैं। चुनाव भी आपस में लड़ने के पहले योजना बनाते हैं। 2003 की सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर के बनाया था, ये तो सभी को मालूम है। उसके बाद आज भी खुलेआम, पहले अंदर मिलते थे, अब तो खुलेआम मिलने लगे। चुनाव की घोषणा जब हुई थी, घोषणा होने के याद करिए 1 हफ्ते भर पहले ही श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री भागवत जी, जो आरएसएस के मुखिया हैं पूरे देश में, उनकी आरएसएस के मुखिया, वो मिल करके कैसे बैठ करके और आपस में रणनीति बना रहे थे इस चुनाव के बारे में, कैसे लोगों को भड़काया जाए, कैसे आगे लोगों को हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम से उलझा करके, और जो खास चीजें होती हैं कि तुमने क्या काम किया 5 साल, तुमने क्या विकास में दिया, उससे भटका करके इन सब चीजों को उलझाने का काम किया जाए। ये दोनों मिल करके योजना बनाते हैं और इसीलिए हम लोग कहते हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये आप जितने भी इनके कार्यकलाप हैं आपको एक ही से नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? झूठ बोलने के अलावा क्या किया? झूठ बोल करके वोट लेने के अलावा 5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारों को कह दिया कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, और रोजगार देने की जगह उनको लाठी डंडे दिए। जब उन्होंने आंदोलन किया, उनका सर खो गया और कहा कि हम नौकरी नहीं दे सकते। तुमको तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। 15 लाख का भी तो हमने खाली जो है वादा ही किया था, वो भी तो एक जुमला निकला था। तुम्हें समझ लेना चाहिए था ये भी जुमला है, और क्योंकि हम नौकरी देंगे कहां से? सारी जितनी जहां सरकारी नौकरियां होती हैं
जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनको तो एक एक करके इन्होंने बेच दिया निजी हाथों में, पूरे देश की संपत्ति बेच दी, चाहे रेलवे हो, चाहे ऑयल बनाने कंपनी हो, चाहे हवाई जहाज बनाने कंपनी हो, तो एयर इंडिया को भी बेच दिया। और इसीलिए आपने देखा कि विदेश में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं वो वहां से यहां नहीं आ पा रहे, क्योंकि एयर इंडिया को बेच दिया। इन्होंने सब कुछ बेच दिया, बिजली घर बेच दिया, रेलवे बेच दिया, नौकरी कहां से मिलेगी लोगों को? और लेकिन वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उसके बाद जब उन्होंने आंदोलन किया तो सर फोड़ने के बाद क्या कहते हैं उनसे, हम सलाह दे सकते हैं तुमको। क्या सलाह दे सकते हैं? और क्या सलाह देने का काम किया कि तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो, तुम लोग जाओ और पकौड़ा बेचने का काम करो, तुम लोग अच्छा पकौड़ा बनाओगे, पढ़े लिखे हो। ये इस तरह का धोखा देने का काम, महिलाओं को धोखा दिया, कहा कि हम तुमको सुरक्षा देंगे। क्या सुरक्षा दिया इन्होंने महिलाओं को? महिलाओं को सुरक्षा देने की जगह इन्होंने उनके साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया। मुर्गे जाली वाली चुनाव वाला महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पे क्या दिया इन्होंने? आज ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, आज हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज ये जो है इनकी खुद की रिपोर्ट है एनसीआरबी की। उस एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, हर 2 घंटे में एक दुराचार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा महिलाओं ने मांगी थी? रसोई का दाम कम कर देंगे। अरे गैस सिलेंडर जो 200 रुपए का मिलता था उसको 1100 और 1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जो पेट्रोल और डीजल 65 रुपए का था उसको बढ़ा करके 100 के पार करा दिया, और उसकी वजह से हर तरफ महंगाई बढ़ गई, रसोई के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए। इस तरह से झूठा वादा करने का काम खाली बेरोजगारों से ही नहीं किया, इन्होंने महिलाओं से भी किया। किसानों से क्या कहा? किसानों से कहा हमारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम्हें हम गन्ना का मूल 2 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन करने का काम क्या किया? 25 रुपए बढ़ाए गन्ने के मूल, वो भी चुनाव आने के 1 महीना पहले। समाजवादी पार्टी ने 35 रुपए बढ़ाए थे चुनाव जब 2017 का आने वाला था तब। लेकिन बहन मायावती जी ने, याद करिए, उन्होंने अपनी 2007 और 12 की सरकार में 2 गुना करके दिखाया। 125 रुपए क्विंटल से 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन मायावती जी का। इन्होंने तो 4 काले कानून ला दिए किसानों के ऊपर, उनकी जमीन हथियाने के लिए। अपने चुने हुए और चुनिंदे उद्योगपति जिनसे लाखों अरबों करोड़ों का चंदा लेते हैं, उनका अदा करने के लिए इन्होंने कानून बना दिया कि किसान को मजबूरी में पट्टे में देनी पड़ेगी अपनी जमीन। किसान समझ गया, पूरे देश का, प्रदेश का भी, कि अगर ये जमीन एक बार हमारे हाथ से गई इन उद्योगपतियों के पास, तो इस जीवन में हमको नहीं मिलने वाला। हम खाली कोर्ट कचहरी में लौटते रहेंगे और कोर्ट कचहरी में इसके लिए हम अपना मुकदमा करते रहेंगे, लेकिन ये जमीन हमको कभी वापस नहीं लौटेगी। इसलिए उसने आंदोलन किया। 700 से ज्यादा किसान मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने किसानों के आंदोलन को फिर भी कुचलने की योजना बनाई, और भाई कितने नीचे गिर गए। कुचलते कुचलते 4 किसानों को ही इन्होंने कुचल के दबा के मारने का काम किया, मंत्री के लड़के की गाड़ी के नीचे दबाने का काम किया। और 4 महीने में, 3 महीने में उसको बेल भी हो जाती है, बेल के बाहर आ जाती है। और उसी जगह ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे, ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे, जिसको कि इन्होंने, जिसकी शादी 1 दिन पहले होती है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और उसको इन्होंने जेल भेजने का काम किया। उसके पति को पहले गोलियों से मार दिया, परिवार वालों को मार दिया, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया। और जेल भेजने के बाद आज 20 महीने हो गए हैं, और आज भी वो जेल में बंद है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको बेल नहीं हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं उसकी देखभाल कर रहे हैं उस मुकदमे की, और कहते हैं कि किसी भी हालत में उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से रेणु शर्मा नाम की लड़की ब्राह्मण समाज की थी, हाथरस की, उसके पीछे पड़ गए क्योंकि वो राजनीतिक महिला थी। उससे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों उससे खफा थे, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उसको जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद जब उसकी बेल हो जाती है, बेल होने के बाद भी 15 दिनों तक उसको बाहर नहीं आने दिया जेल से। वो जेल से कब आई? जब उसकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, उसका मृत्यु शरीर जेल से बाहर है। और इसी तरह की उम्मीद ये खुशी दुबे के लिए भी कर रहे हैं। और वही सोच रहे हैं, याद करिए हाथरस का वो विभत्स कांड, जिस तरीके से दलित समाज की बेटी, उसके साथ पहले बलात्कार होता, फिर उसकी मृत्यु हो जाती, उसका मृत्यु शरीर की,
मुख्यमंत्री स्वयं बैठ करके टेलीविजन के सामने और बैठ करके अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं कि देखो हम देख रहे हैं, और जिलाधिकारी को खड़ा करा दिया, कहा किसी भी हालत में इसका मृत शरीर इसके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए। उनको सिक्कों के पीछे बंद करा दिया। रोती रही, बिलखती रही उनकी मां और घर वाले कि हमको शरीर दिखाई दो, चेहरा दिखा दो, नहीं देखने दिया और अपना कितना गिरफ्तार कराया। जिलाधिकारी ने निर्देश दे करके मुख्यमंत्री कार्यालय सीधा जो निर्देश था उसके तहत में एक कांस्टेबल के माध्यम से रात के 2:30 बजे खेतों में ले जाकर मिट्टी के तेल डाल करके उसको जलाने का काम किया। इन्होंने किसके साथ में भला किया? विकास के नाम पे कुछ किया हो उत्तर प्रदेश में तो कहीं तो दिखेगा, सिवाय विज्ञापनों में विकास 300 करोड़ रुपया महीना अपने ऊपर विज्ञापनों में लगाते हैं, खाली विकास की बात दिखाने के लिए और अपना चेहरा छपवाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च कर दिए खाली विज्ञापनों में। अगर यही 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने दवा में लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, जो 500-500 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर पैदल चल करके महिलाएं, बुजुर्ग और लोग चले आ रहे थे दूसरे प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश के, जो वहां नौकरी करने गए थे, जिनको वहां से भगा दिया गया था कोरोना के दौरान में, वो जिस तरीके से पैदल अपनी गोदी में बच्चे को लाद करके और सूटकेस में बांध करके महिलाएं ला रही थी, वो सबने देखा। अगर ये रुपया इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया अपने ऊपर न लगा करके, अपने चेहरे को दिखाने के लिए न लगा करके इन सब चीजों में लगा दिया होता तो वहां पर कैंप लग जाते, वहां खाना मिल जाता, वहां बसें लग जाती, लोगों को अपने घर पहुंचने की जगह मिल जाती, डॉक्टर मिल जाते, दवाई मिल जाती, ऑक्सीजन मिल जाती और लोग लाखों की संख्या में नहीं मरते। जो दृश्य देखा आप लोगों ने, जहां पर लकड़ी नहीं मिली जलाने की, दफनाने की जगह नहीं मिली, जलाने का स्थान नहीं मिला, लोगों को गंगा नदी में बहाने का काम किया गया, गंगा किनारे दबाने का काम किया गया, जानवरों ने किस तरह से नोचा खसोटा, वो भी बीभत्स दृश्य सबने देखा। ये शायद हम लोगों को देखने को न मिलता और वो लोग हम लोगों के बीच में, आज आप ही लोगों के बीच में जीवित होते और हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का काम कर रहे होते। कईयों के बच्चे अनाथ हो गए, शायद अनाथ नहीं होते, माँ बाप दोनों चले गए, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपना पैसा आपका इस्तेमाल करके इस चीज में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इसलिए भाइयों, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये सारे कृत्य किए। आपकी तरफ दूसरी तरफ बहन मायावती जी हैं। बहन मायावती जी को याद करिए, 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्या किया था उन्होंने? कानून द्वारा कानून का राज चला के दिखाया था। वही पुलिस वाले होते हैं, वही पुलिस अधिकारी होते हैं, वही आईपीएस होते हैं, वही पीसीएस होते हैं, वही आईएएस होते हैं, लेकिन सबको मालूम होता है कि कोई गलत निर्देश नहीं आने वाला है। कानून द्वारा कानून का राज बहन मायावती जी चला रही है। जो कानून में लिखा है उसके हिसाब से करना होगा। न वो दबते हैं, न बहन मायावती जी किसी को दबने देती हैं और उसमें फिर वो बचती नहीं है, अपनों को भी नहीं छोड़ती है। अपराधी उनके निगाह में अपराधी है, अपराधियों को बचने का काम उन्होंने नहीं किया, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो, अपनी पार्टी का ही क्यों ना हो। याद करिए, बहन मायावती जी की जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनी थी, 15 ही दिन पूरे हुए थे खाली, और बहुजन समाज पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून को अपने हाथ में लेकर के गरीबों के ऊपर झोपड़ियों में बुलडोजर चला करके कब्जा करने की कोशिश की थी। बहन मायावती जी ने उनको अपने बंगले पर बुलाया था, और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहां मौजूद था। अपने बंगले में बुला करके उनको वहीं पर हथकड़ी लगवा करके और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम बहन मायावती जी ने करके संदेश भेज दिया था पूरे प्रदेश में कि हमारे यहाँ कानून का राज इस तरह से चलेगा। और उसके बाद आपने देखा, महिलाओं को रात में 12 बजे भी अगर घर से निकलना होता था, डरती नहीं थी। लड़कियां हम लोगों की घर से निकल जाती थी, हिचकिचाती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं और इसलिए किसी की मंजाल नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह डाल करके देख ले। बहन मायावती ने चौतरफा विकास करने का काम किया। 6,500 मेगावाट की बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी ने उसको 3.5 किया। उन्होंने 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,500 जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई, लखनऊ में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, और उन्होंने लखनऊ में तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो विकलांगजनों के लिए खाली अपने आप में अकेली एक यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने वहां पर भी अपनी एक यूनिवर्सिटी बना करके और चौतरफा विकास। उन्होंने सब समाज को बढ़ावा दिया, सबका सम्मान रखा। ब्राह्मण समाज जो कि खुल करके और 2007 में
भाईचारा बना करके बहन माता जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा हुआ था, तो उन्होंने ब्राह्मण समाज का भी पूरा ध्यान रखा था। उनका खोया हुआ मान सम्मान लौटाने का काम किया था। 15 कैबिनेट मंत्री बनाए, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी बनाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उनको 30 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा चेयरमैन बना करके दिया। चेयरमैन उन्होंने विधान परिषद को बनाया, लोकसभा राज्यसभा में आधा दर्जन लोगों को भेजा। हमें अगर 18 साल से उन्होंने राज्यसभा में, पिछले 18 वर्षों से उन्होंने वहां पर अपनी पार्टी का नेता बना के रखा है, तो लोकसभा में भी उन्होंने नेता बनाने का काम किया। उन्होंने 5000 से ज्यादा सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाए, महाधिवक्ता से लेके और नीचे तक बनाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर तुम भाईचारा बना करके हमारे साथ आ रहे हो तो हम भी जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? आज के मुख्यमंत्री कितने खुश होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या बताते हुए खुश होते हैं? कहते हैं गिनती गिन लो, दलितों को तो हमने कितने उत्पीड़न किया है, देख लो कैसे हमने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कोई भी कुछ न किया हो, फिर भी हम बुलडोजर दिखाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं, डराते रहते हैं। हमने पिछड़ा वर्ग लोगों को भी ठिकाने लगाने का काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं वो ब्राह्मण समाज के बारे में बात करते हुए, जब वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा हमने इनकाउंटर करा दिए बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, और 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो गई, हत्याएं हुई या कराई गई, ये भी सबको पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को मालूम है। और ये करने के बाद कितने खुश होते हैं, कहते हैं हमने उनको सबक सिखाया है और अभी हम और सबक सिखाएंगे, अब की बार हमारी सरकार बनने दो, और उसके बाद देखना कि इनको कहां पलायन करते हैं, इनको कहीं और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज 1, 2, 100, 200, 500 नहीं है, यहाँ 14% तो इन्हीं के हिसाब से 25 करोड़ में 14%, आप हिसाब लगा लीजिए, 4 से 5 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। किसको किसको मारोगे, किनको किनको मारोगे, एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे। और आज इन सब लोगों ने मन बना लिया है, इनके कोशिशों के बाद भी बड़ी कोशिश की, आपने देखा होगा, आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा, अभी चुनाव के दौरान में, चुनाव के ठीक 1 हफ्ते पहले दिल्ली में बुलाए गए बड़े बड़े सारे उत्तर प्रदेश के इनके जो ब्राह्मण समाज के कुछ नेता हैं, मंत्री हैं, उनको बुलाया गया, बड़े नेताओं के बीच में बुलाया गया और कहा गया भाई कुछ बताओ तरीका, इस चुनाव में कम से कम ब्राह्मण समाज हमारे साथ फिर से आ जाए, कुछ तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी खुल के कह दिया, ये मीडिया वालों ने बाहर निकल के बताया, पब्लिक ने बताया कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे बस का नहीं रह गया, जितना उत्पात मचाया है ब्राह्मण समाज के ऊपर 5 साल, अब उसका वो हिसाब लेने के लिए बैठे हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब भूल जाओ अब की बार। वो सब एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाकर खड़े हो गए हैं और फिर से अब की बार बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार, अब की बार बहन माता जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर के और खड़े हो गए, एक साथ इकट्ठा है। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे कहना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, इन सब बातों को यहीं पर मत छोड़ देगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे प्रत्याशी, इनकी जिम्मेदारी कि अगले 3 दिन में ये घर घर जाएं, गांव-गांव जाएं और सबसे मिलकर के वोट मांगने का काम करें, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता 3 दिन में। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये लोग तो कहने के लिए प्रत्याशी हमारे, क्योंकि इनको टिकट मिला है, बहन माता जी का आशीर्वाद मिला है, लेकिन सही माने में हमारी निगाह में और हमारी पार्टी की निगाह में आप सब लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मान लेंगे। आप जब अपने आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेंगे और प्रत्याशी के रूप में ये भी सोचने लगेंगे, इसी समय से सोचने लगेंगे कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम कैसे अपने चुनाव जीतेंगे। 3 दिन बचे हैं, आप खुद हर जगह जाएंगे, घर जाएंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, कैसे वोट मांगा जाए, कैसे इन बातों को उनके पास पहुंचाया जाए। ये लोग जहां जा सकते हैं तो जाएंगे ही, पूरी ताकत लगाएंगे ही, लेकिन इनकी असली ताकत तो आप लोग हैं, हमारी असली ताकत तो आप लोग हैं। एक बार आपने मन बना लिया, एक बार आपने तय कर लिया, तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें आप घुस नहीं जाएंगे, जिस घर में जाकर के आप अपनी बात नहीं पहुंचाने का काम करेंगे और इस बात को नहीं बताएंगे कि अपनी ऐसी सरकार बनाओ जो गरीबों के बारे
बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है, उनको हक दिलाने के बारे में सोचती है, महिलाओं की सुरक्षा देने की बात करती है। बहन मायावती जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, बेरोजगारों के बारे में सोचती है। उद्योगपतियों जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, जिनके बंद करा दिए इन्होंने नोटबंदी के माध्यम से, उनको खुलवाने का काम बहन मायावती जी करेंगी और सबको न्याय दिलाने का काम करेंगी। ऐसी सरकार बनानी है तो हमको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और यह आपकी अपनी सरकार होगी, ये खुद की सरकार होगी, ये हम लोगों की सरकार के साथ नहीं। हम लोगों को सरकार में जो हमारी सरकार तो होगी, लेकिन सही मायने में तो ये आपकी सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में फिर से भाईचारा बनेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को फिर से अमली जामला पहनाया जाएगा और ये तो निश्चित हो चुका है। जिस तरह से चुनाव हो रहा है, जिस तरह से 4 वोट 3 वोट पड़ चुके हैं, 5वां वोट आज पड़ रहा है, उस तरीके से साफ जाहिर हो रहा है जो अभी तक की खबर है कि 4 में जिस तरह से हम लोगों को एक तरफा वोट मिला है, 5वें में भी एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ रहा है। और ये तो अब मीडिया वाले भी अब कहने मानने लगे हैं, जो अभी तक नहीं आंक रहे थे उनको भी समझ में आ गया कि अब बहन मायावती जी 10 मार्च को आ रही है और अपनी सरकार बना रही है और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसीलिए आपसे हमारा अंत में ये कहना है कि चुनाव के दिन जरा आप लोग कोशिश करिएगा, कोशिश ही नहीं कर ली, अभी से निर्णय ले लीजिए। ये बहन मायावती जी ने हर अपनी मीटिंग में कहा है, उस दिन आप खाना पीना, अपना पूजा पाठ, ये सारे कार्यक्रम बाद में करिएगा। आप सबसे पहले उठ करके लाइन लगा करके जाइएगा अपने अपने बूथ में और अपना वोट डालने का काम करिएगा। इसके पहले कि आपके वोट को कोई लूटे या कोई दबाने का डालने का काम करे। इतना ही नहीं, वहां जब जाएंगे तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहां पर 2 मशीनें आपको दिखेंगी, एक बड़ी मशीन होगी, एक छोटी मशीन होगी। बड़ी मशीन में आप हमारे प्रत्याशियों के नाम पाएंगे, उनका सिंबल भी दिखेगा, उसी के सामने आपको अंगूठा दबाना है और अंगूठा कस के दबा के तब तक दबाए रखना है जब तक छोटी वाली मशीन में वहां पर जो दिख जाए आपको रोशनी दिखेगी, उसके बाद उसमें नाम दिखेगा, हाथी का निशान दिखेगा और फिर घंटी बजेगी और वो पर्ची कट के नीचे गिर जाएगी, तभी अपना अंगूठा हटाइएगा, उसके पहले मत हटाइएगा। अंगूठा आप जो है हटाने के पहले आप ध्यान रखिएगा कि हम अगर वोट गलत पड़ गया है या नहीं पर्ची कटी है तो अपने पीठासीन अधिकारी को आवाज दे करके बुला करके अंगूठा दबाए दबाए उसको बताइएगा कि गलत वोट पड़ गया है। अगर एक बार आपने अंगूठा हटा लिया तो फिर मशीन बंद हो जाएगी और वो अधिकारी भी आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएगा, करना चाहता होगा तब भी नहीं कर पाएगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिए कि हाथी जिसमें आप बटन दबाने जा रहे हैं वो 10 फरवरी को चल करके और पश्चिम से चलते हुए अपनी तेज चाल बढ़ाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हुए 5वां चरण पूरा करते हुए आपके यहाँ 3 तारीख को आने वाला है और यहाँ से आगे बढ़ करके 7 तारीख को जाकर के फिर 10 तारीख को लखनऊ में जाकर रुकने का काम करेगा, जब तक वो बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेगा तब तक वो वहां जाके रुकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद।